हेलो एवरीवन, ए टीम लाइव में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर 2024 इंग्लिश मीडियम सेकंड सीटिंग को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा। आपकी जो है 80 मार्क्स की फुल मार्क्स है। मैंने जो है इंस्ट्रक्शन कुछ बता दिए हैं 2024 के फर्स्ट सीटिंग में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ये सेक्शन ए है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है 80 पूछ जाएंगे, आपको सिर्फ 40 के आंसर देने हैं। देखो, मेरी टीम ने रिसर्च करके कुछ कोर्स और बुक्स को लॉन्च किया है क्लास 10th और 12th के लिए। ये आप बुक्स को देख रहे हैं, इसके ऊपर एक QR कोड है, इसको स्कैन करेंगे तो इसके अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। देखो, वीडियो सॉल्यूशन का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप क्वेश्चन जब लगाते हैं किताब के अंदर, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो सिर्फ आपको 1-2 का ही नॉलेज मिलता है। वीडियो सॉल्यूशन का फ़ायदा ये है कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट है वो सब आपको बताई जाती है, जो कई बार 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन को हेल्प कर देती है। ठीक है, तो वहाँ के लिए हम जो है ये इस चीज़ को देख के प्रिपेयर हो जाते हैं। तो कई बार जो है वीडियो सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर हमारे पास रिजल्ट निकाल के देता है, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में हर एक क्वेश्चन का आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ अलग से कॉन्सेप्ट, उसके अंदर थ्योरी कौन सी लग रही है, हर चीज़ आपको जो है यहाँ पर विजुअली दिखाई देगा। तो क्लास 10th और 12th के लिए हम लाए हैं क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम, क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम। ऐसे ही क्लास 12th का हमने जो है साइंस के लिए लेके आए हैं ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम, साइंस का ऑल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम। हमने आर्ट्स में भी इस कोर्स को लॉन्च किया है। ठीक है, आर्ट्स में भी इंग्लिश मीडियम आपको मिलेगा, हिंदी मीडियम। ऐसे ही कॉमर्स में आपको ऑल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम और ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम। ये हमारी कोर्स है। आप लोग इस पे एनरोल करना चाहते हैं तो आप ई टीम लाइव जो है सर्च करेंगे ऐप स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे, या आप इसको गूगल कर सकते हैं www.eteam.live। इस पे आप जाके इस कोर्स को अप्रोच करेंगे, इसको जो है एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको एक किताब दी जाएगी, उस किताब के साथ साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन का क्या फ़ायदा अभी मैंने बताया है आपको। अगर आपको कोई चीज़ इस ऐप से रिलेटेड समझ में नहीं आ रही है या कोर्स से रिलेटेड समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोगों के लिए एक व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप जो है हमें कांटेक्ट करें, सॉल्यूशन जो है हमारी टीम यहाँ से दे देगी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज पॉजिटिव इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज। देखो, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ दिया है, तो फोकस से और पोल की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। कह रहा 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और मैग्निफिकेशन हमारा आया है पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव आ गया। देखो, कॉनकेव मिरर में अगर कभी भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमेज जो हमारा बना है वो इरेक्ट है। ठीक है, और कैसा है? वर्चुअल। तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और वो तभी बन सकता है जब हम फोकस और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये बात आप जानते हैं, इसको पढ़े होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पोल और फोकस के बीच में रखूंगा तो इधर इमेज बनता है। इमेज जो है हमारा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर फोकल लेंथ की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और मैग्निफिकेशन हमारा कैसा है? पॉजिटिव। इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, तो हम अगर डिस्टेंस कहाँ पर रखेंगे? देखो, मैं फोकल लेंथ पे रख नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि फोकस पे रखेंगे, मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रख दिया, तो आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनता है? इमेज हमारा बनता है इन्फिनिटी पे, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाता है। तो मैग्निफिकेशन कैसा आता है? नेगेटिव, यानी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। लेकिन हमें ये कहा गया है कि मैग्निफिकेशन कैसा है? पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। इसका मतलब यह है कि फोकस पे तो मैं नहीं रखूंगा, तो फोकस से थोड़ा इधर रख सकता हूँ, यहाँ कहीं भी रख दो, यानी 10 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस में हम रखेंगे तो हमारा ये वाली चीज़ जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा, लेस देन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ऑन मूविंग फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स द पोल द मैग्निफिकेशन इन ए कॉनकेव मिरर। देखो कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पहले समझाता हूँ। ये पोल है, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इधर रखूँगा तो इसका इमेज इधर कहीं बन रहा होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है, फोकस पे। मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर इधर लेके आ जाऊँगा तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इधर। यानी जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाऊँगा हमारी इमेज ऐसे मूव करेगी। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आ गया तो अब ये मूव करके कहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे लेके जाऊंगा और जब फोकस पे रख दूंगा किसी ऑब्जेक्ट को तो हमारी इमेज कहाँ चली जाती है, इन्फिनिटी पे और पीछे। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत पीछे है इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। तो मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके आऊँगा तो इमेज हमारी पीछे बनेगी, ठीक है। ये बात तो 100% है ना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं इधर ऐसे मूव कर रहा हूँ पोल की तरफ तो हमारी इमेज क्या होगी, पीछे की साइड शिफ्ट होगी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन जो है, ठीक है, मैग्निफिकेशन इन ए कॉनकेव मिरर, ये क्या होगा अगर मैं मूव करूँगा फोकस से पोल की तरफ। तो देखो फोकस से अगर मैं पोल की तरफ मूव करूँगा तो अभी ये जस्ट पीछे एक क्वेश्चन कराया था कि फोकस और पोल की तरफ, फोकस और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव से हो जाएगी पॉजिटिव, यानी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले नेगेटिव होता है फिर जीरो फिर पॉजिटिव होता है, तो इंक्रीज हुआ ना यहाँ से यहाँ तक। तो ये अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जा रहा हूँ फोकस से पोल की तरफ जा रहा हूँ तो मैग्निफिकेशन मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और इंक्रीज होता है तभी इधर हमारा इमेज बनता है एक, जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमारा इंक्रीज हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। तो हमारा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो रहा है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहले माइनस होगा, पहले इतनी जितनी भी इधर इमेज बनेगी मैं ऐसे लेके जाऊंगा इमेज हमारी इधर बनेगी तो वो सब के सब माइनस होंगे, ठीक है। जब फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा, जब फोकस से और दूर जाऊंगा पोल, मतलब और पास जाऊंगा पोल के तरफ, तो ये हमारी जो है मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज और पॉजिटिव में चली जाएगी और हमारा इमेज इधर कहीं पे दिखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच एनर्जी डज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब होता है कि पानी जब गिरती है तो हम टरबाइन को क्या करते हैं, उस पर घुमाते हैं। टरबाइन्स यानी मोटर या जनरेटर होता है, उसको हम घुमाते हैं और वहाँ से बिजली पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये किस एनर्जी को कह रहा है कि पावर प्लांट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलता है किस एनर्जी का इस्तेमाल करके, तो पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी हो नहीं सकता क्योंकि ये सूरज की रोशनी में न्यूक्लियर एनर्जी होता है, ठीक है। थर्मल एनर्जी जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो थर्मल एनर्जी है। सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, हम किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी हाइट पे अगर हम किसी चीज़ को लेकर चले जाएंगे और छोड़ देंगे तो वो नीचे गिरेगा पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो पानी ऊपर से नीचे गिरता है पंखे पे और पंखा घूमता है, तो जनरेटर के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से बनता है। इसको कहेंगे हम कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए रेक्टेंगुलर कोयल ऑफ ए कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कोयल चेंजेस आफ्टर। कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, उस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक कॉपर का बना हुआ रेक्टेंगुलर कोयल को लाकर रख दूंगा, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर कोयल है, इसको मैं लाके यहाँ पे रख दूंगा और मान लो करंट इसमें ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाके ऐसे घूम के आएगा, तो करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। कह रहा है कि करंट जो है वो इसको जब हम घुमाएंगे तो कितने देर के बाद करंट बदल जाएगा। बदल जाने का मतलब ये हो गया कि जब ये इधर आ जाएगा तो इसमें करंट नीचे आ जाएगा और ये जब इधर आ जाएगा तो करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन कितने देर के बाद बदल जाएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो ये है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर फंसा रहा हूँ, ठीक है,
और ये बिल्कुल इस तरीके से हो गया। ये हमारे पास मान लो कि क्या है, ये रेक्टेंगुलर कोयल है। यहाँ पर मैंने मान लिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो मैं यहाँ पर भी कर दे रहा हूँ ए, ये बी, ये सी और ये डी। मैं ये कह रहा हूँ कि करंट इधर से जा रहा है, ठीक है, और ये करंट इधर से आ रहा है। ये करंट उल्टा कब हो जाएगा, तो देखो जब इसको मैं घुमा के ऐसे लेके आऊँगा तो ये आधा, मतलब ये अभी जो है इस तरीके से एक पोजीशन आएगी और एक पोजीशन ऐसा आएगा बिल्कुल। तो देखो जब ऐसे आ जाएगा तो जो बी और डी है वो इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर बी और डी इधर आ जाएगा और ये वाला जो है ए और सी ये इधर चला जाएगा। और अब की बार देखो जरा फिर से ध्यान से, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर अब जो है करंट का डायरेक्शन बी और डी में करंट का डायरेक्शन नीचे था, अब बी और डी में करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, उल्टा, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। और ए और सी में करंट का डायरेक्शन यहाँ पर देखो क्या था, ए और सी में करंट का डायरेक्शन ऊपर था, यहाँ पर ए और सी के डायरेक्शन नीचे हो गया है, और बी और डी में नीचे था और यहाँ पर बी और डी में ऊपर हो गया है। ऐसे ही ये घूमता रहेगा, ठीक है, करंट इसकी हर एक हाफ रोटेशन पे। तो देखो ये एक बार मैं ऐसे घुमा के लेके जा रहा हूँ, ऐसे है, मैं ऐसे घुमाया और ऐसे घुमाया, इसको हम कहेंगे हाफ रोटेशन, और इसको घुमा के फिर ऐसे लेके आ जाऊँगा, इसको कहेंगे फुल रोटेशन। तो हाफ रोटेशन में इसका बदल जा रहा है। तो देखो हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल जा रही है। तो यही चीज़ को पूछा है कि कितने देर के बाद जो है कोयल का करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो आंसर होगा एवरी 1/4 रोटेशन, एवरी हाफ रोटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, एवरी हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन पे करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन आंट इज ए कॉन्केव मिरर इज इरेक्ट एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द आंट मूव्स along द प्रिंसिपल एक्सिस, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द आंट इज। देखो एक चींटी है जो कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे मूव कर रही है, तो इसको कहता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यह है पोल और यह है फोकस और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पे कोई चींटी है जो मूव कर रही है और उसका इमेज कैसा बन रहा है, उसका इमेज बन रहा है इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि द इमेज ऑफ एन आंट इन ए कॉन्केव मिरर इज इरेक्ट एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द आंट मूव्स along द प्रिंसिपल एक्सिस। और उसकी साइज है वो इंक्रीज करते जा रहा है और मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज करते जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो जो चींटी है वो कैसे मूव कर रही है, वो मूव कर रही है फोकस से पोल की तरफ, यानी जो चींटी है वो ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। यानी उसका मूवमेंट कैसा है, फोकस से पोल की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फ्रॉम फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नहीं होगा, फ्रॉम फोकस टू पोल। ये इसका आंसर क्या होगा, बी, फ्रॉम फोकस टू पोल। तभी उसका जो है उसका इमेज कैसा बना है, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा, क्योंकि जब यहाँ से कोई चीज़ इसके इन दोनों के बीच में, पोल और फोकस के बीच में कोई चीज़ मूव करती है या रख देते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो इमेज हमारा कैसा बनता है, इरेक्ट और वर्चुअल बनता है। तो वो मूव कहाँ कर रही है, जिसकी वजह से उसका मैग्निफिकेशन या उसका साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज, ठीक है। तो वो पोल, ये फोकस और पोल, फोकस से पोल की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पर मत गलती कर देना, ये पोल टू फोकस है, यानी अगर ऐसे वो मूव करके आएगी तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो उसका जो है मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगा, और जब इधर आ जाएगी यहाँ पर तो बिल्कुल नेगेटिव में चला जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी होगा, फ्रॉम फोकस टू पोल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ एन आई इज कंट्रोल बाई। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है किसी लेंस का, हमारे आंख के अंदर जो लेंस होता है उस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन जो है बदलता है, रेटिना, प्यूपिल, आइरिस या सिलियरी मसल्स। हमारे आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसको कहता है कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके का कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर हमें पास का चीज़ देखना है ना तो ये अपनी पावर बढ़ा देगा, यानी और ये मोटा हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर पास का चीज़ देखना है तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, मोटा। तो देखो ये और अपना पावर बढ़ा दिया है, मोटा हो जाएगा। लेकिन अगर दूर की चीज़ें हमें देखना है तो ये पतला हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर मैं मोटा कर दूंगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर इसको पतला कर देंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि अब देखो अगर इसको ऐसे गोल मानूंगा तो ये बहुत दूर से जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके मुकाबले छोटा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो दोनों
कंडीशन में चेंज हो गया, दूर की चीज़ देखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ गया और पास की चीज़ें देखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर घट जाएगा। इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? तो वो कंट्रोल करता है सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो हमारी आंखों के अंदर जो लेंस लगी है इस तरीके से, तो देखना यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं, यहाँ पर कुछ मसल्स हैं, इनको कहते हैं सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल जब ऐसे खींच देगा तो ये पतला हो जाएगा अपने आप इस तरीके से, और ये जब ऐसे कर देगा, दाब देगा इसको, तो ये ऐसे फूल जाएगा। ठीक है, इसका पावर बढ़ जाएगा। तो यही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बदलता रहता है। कौन? सिलियरी मसल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज द कलर ऑफ सम क्लाउड्स वाइट। देखो वाइट कलर क्यों होगा? क्योंकि जब भी एक सिंगल लाइट होता है, जब किसी चीज़ से टकराता है तो सातों कलर को स्कैटर कर देगा, और सातों कलर स्कैटर होने के बाद हमारे आंखों के अंदर जब आएगा सातों एक साथ, तो वो वाइट दिखता है। तो बादल के अंदर जितनी भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर देते हैं? लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, और सब मिलके हमारे आंखों में जो लाइट आता है वो कैसा आता है? वाइट आता है। इसीलिए जो है बादल के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? सफ़ेद दिखाई देते हैं, वाइट दिखाई देते हैं। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट टकराने के बाद फैल जाता है, इस चीज़ को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, ओम, या इसी को ओहम कहते हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? ओम है रेजिस्टेंस का। देखो यहाँ पर कह रहा है द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू। डिप्लीशन मतलब होता है टूटना। तो ओजोन लेयर जो है हमारा टूट रहा है, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। O3 बहुत सारे ऐसे रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और इसका काम क्या होता है कि सूरज के अंदर से जो यूवी रेज आते हैं इसको प्रोटेक्ट करता है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये क्या करता है? रोकता है, ताकि ज़मीन पे ना आए, क्योंकि ज़मीन पे आएगा तो कैंसर वगैरह करेगा, स्किन कैंसर। तो ये टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? एक बहुत ही खतरनाक हमारे पास गैस है जो फ्रिज वगैरह से निकलता है, उसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, इसका क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जाता है और इस चीज़ को तोड़ देता है, तो यहाँ छेद हो जाएगा, और जब छेद हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन की तरफ आएगा और ज़मीन पे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका में आप लोग देखना, अंटार्कटिका में होल्स हो चुका है। तो CFCS जो होता है, ये CFCS जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं, ये क्या करता है? ओजोन को डिप्लेट करता है। ATP एनर्जी के लिए होता है, और DDT ये मच्छर को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इतना डिटेल में अभी मत जाओ। ठीक है, ये CFCS जो है हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। यही क्या करता है? ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है, यानी तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू बर्डिंग। देखो बर्डिंग के थ्रू किसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है? तो वो देखा जाता है ईस्ट के अंदर। मैंने बताया था लेशमानिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम और अमीबा के अंदर बाइसेक्सुअल वो इसके अंदर बाइनरी फिजन होता है। ईस्ट के अंदर क्या होता है? बर्डिंग के थ्रू होता है। तो ऐसे बहुत सारे, ये ईस्ट है, ईस्ट के बहुत सारे ऐसे बर्ड्स बनते हैं, और ये बर्ड्स जो है एक टूट के अगर नीचे गिरेगा तो एक टूटा हुआ बर्ड से एक नया क्या बन जाएगा? ईस्ट बन जाएगा। तो ये बर्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो बर्ड फॉर्मेशन से एक तो ईस्ट करता है, दूसरा हाइड्रा। तो ये ऑर्गेनिज्म है कुछ जो कि बर्डिंग से क्या करते हैं? अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और अपने जैसे बच्चे बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ईस्ट। ईस्ट के अंदर बर्डिंग प्रोसेस देखी जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये अपने आप को नए ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन इज। देखो प्लांट हार्मोन का एक एग्जाम्पल बताना है। तो प्लांट हार्मोन का एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है ये वाला ऑप्शन ए, इसको कहते हैं इंडोल एसेटिक एसिड। एक और होता है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये दोनों के दोनों क्या है? इंडोल एसेटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये ऑक्सीन नाम का प्लांट के अंदर एक हार्मोन था जिसको कहते हैं ऑक्सीन। ये ऑक्सीन के टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये प्लांट हार्मोन है ऑक्सीन, और ऑक्सीन का ही टाइप हमारे पास है IBA और IAA, इंडोल एसेटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो ये क्या है हमारे पास? इंडोल एसेटिक एसिड। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये है प्लांट हार्मोन का। बाकी ये सब एनिमल हार्मोन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पोटैटो टेक्स प्लेस बाय। पोटैटो के अंदर
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब हम करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है पोटैटो का वो हिस्सा जिसको काट के अगर ज़मीन में डाल देंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, नया पोटैटो का जन्म होगा, यानी बहुत सारे पोटैटो बन जाएंगे, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो पोटैटो एक स्टेम है और स्टेम को, एक पोटैटो है, ये स्टेम है, इसको 4 पार्ट में काट के ज़मीन के अंदर डाल दो तो यहाँ से बहुत सारे आलू निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी क्या होगी, आलू की जो है प्रोडक्शन हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये स्टेम से होता है। तो पोटैटो के अंदर जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन सी देखी जाती है, बाय स्टेम। तो ये एक स्टेम है पोटैटो और इसी को कट करके अगर ज़मीन के अंदर डाल दिया जाएगा तो अपने जैसे पोटैटो बहुत सारे बना लेगा वो। नेक्स्ट है हाइड्रीला इज़ फाउंड इन। देखो हाइड्रीला जो होता है ये एक पौधा है जो पानी के बहुत अंदर मिलता है। तो मान लो कि ये समुंदर है, ठीक है, इसके बहुत नीचे जो है डीप में मिलेगा कौन, हाइड्रीला। हम ये ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी, पानी में रहने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। तो हाइड्रीला क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट्स है, यानी ये किस में पाया जाता है, पानी के अंदर। तो ये सोयल में या ट्री के ऊपर नहीं मिलेगा, ये किस में मिलता है, पानी के अंदर मिलता है। तो पानी के अंदर जो मिलने वाला हमारे पास प्लांट है वो है हाइड्रीला और पानी के बहुत ही अंदर मिलता है ये, ठीक है। तो हाइड्रीला क्या है, एक्वेटिक है। तो अगर यहाँ पर वाटर ना लिखा होगा तो यहाँ पर एक्वेटिक लिखा होगा, एक्वेटिक लिखा होगा तो वाटर जो है नहीं लिखा होगा। तो कोई भी दो दे सकता है, या तो वाटर दे दे या एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले जीव जंतु। तो ये कैसा है, एक हाइड्रीला एक्वेटिक प्लांट्स है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज। देखो दो तरीके का ब्लड प्रेशर होता है, एक को कहते हैं सिस्टोलिक, एक को कहते हैं डायस्टोलिक। जनरली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जिसको नॉर्मल बीपी कहते हैं वो होता है 120/80 mmHg, ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोलिक, तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक, और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक, ऊपर वाले को सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक कितना होता है, वो होता है 120। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है तो आंसर होगा 120, और अगर पूछ देगा कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा तो आंसर होगा 80। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg। mm का मतलब हो गया मिलीमीटर, ठीक है, mm में इसको मेजर करते हैं, और ये Hg मतलब होता है मरकरी। तो मरकरी में हम मिलीमीटर में जो है इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। देखो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ठीक है, ये एक जिंदा जीव है, ये एक दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर मेल और फीमेल के क्या होंगे, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। तो आधा मेल होगा आधा फीमेल होगा, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे केंचुआ आपने देखा होगा जिसको हम अर्थवर्म कहते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म क्या है, इसमें अर्थवर्म के अंदर जिसको केंचुआ कहा जाता है, अर्थवर्म ये भी क्या है, एक बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल माने इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। तो एक ही दिखता है ना वो, लेकिन उसी में मेल और फीमेल दोनों है। तो दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, मेल और फीमेल दोनों जुड़ चुके हैं। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। और बाइसेक्सुअल हमारे पास कौन होता है, देखो तो ऑप्शन में एक हाइड्रा है और यहाँ पर ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पर ह्यूमन है। तो ह्यूमन, गोट और फिश के अंदर ये नहीं देखने को मिलता है बाइसेक्सुअल। यानी इंसान जो होता है अलग अलग होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग। ऐसे ही बकरा बकरी अलग होते हैं, मछली में भी एक मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। लेकिन हाइड्रा में मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर ये ना देखे, अगर ये दिया होता है अर्थवर्म, तो हम आंसर अर्थवर्म पे लगाते हैं, क्योंकि अर्थवर्म और हाइड्रा ये दो क्या है, कैसे ऑर्गेनिज्म है, बाइसेक्सुअल। और भी है लेकिन ये दो ज़्यादातर हमें जो है जानने चाहिए, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए हाइड्रा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन फिश रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू। देखो फिश जो है रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। रेस्पिरेशन वो कैसे करती है फिश, तो माउथ से, नोज से, लंग से या गिल से।
तो उनके अंदर गिल्स होते हैं, ठीक है। कभी मछली को देखना, और मछली के को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक रहता है इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं गिल्स। तो इससे सांस लेती है वो, और जब इससे सांस लेती है तो इस गिल्स के पास पावर होती है ऑक्सीजन तोड़ने की। तो जब पानी में ये तोड़ती है ऑक्सीजन, तब जहाँ पर मछली होती है ना, वहाँ पर मतलब बुलबुले निकलते हैं पानी के अंदर से, तो वहाँ पर बबल्स आते हैं पानी के अंदर से, तो पता चल जाता है कि वहाँ पर मछली है, क्योंकि मछली पानी के अंदर से क्या करती है, सांस लेती है, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको गिल के मदद से पकड़ लेती है। तो फिश जो है, मछली किससे सांस लेती है, आंसर होगा गिल से। लंग से इंसान सांस लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, नोज और माउथ से सांस नहीं लिया जाता है, ये एक रास्ता है किसके, लंग्स को जाके जोड़ता है ये। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 किलोवाट आवर, KWH इसको कहता है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। देखो ये एक जो है यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली बिल आती है हमारे घर पे, वो किलोवाट आवर में आती है। 1 किलोवाट आवर को हम एक यूनिट मानते हैं, और एक यूनिट का प्राइस कुछ भी हो सकता है, 4 रुपये, 5 रुपये या 3 रुपये, कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारे पास, ये एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है किलोवाट आवर। तो ये एक एनर्जी है, इसलिए हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी, ऑप्शन ए। तो 17 का जो ऑप्शन होगा वो ए ठीक होगा, एनर्जी। यानी किलोवाट क्या है, किलोवाट यूनिट है किसका, एनर्जी का। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी लिखा है। तो एनर्जी जो है हमारा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन ह्यूमन आई इज कंट्रोल बाई। देखो आंखों के अंदर लाइट एंट्री करता है, उसको कंट्रोल करता है आइरिस, ठीक है। तो आइरिस कंट्रोल करता है। आइरिस कैसे कंट्रोल करता है, आंखों को अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का आंख होता है, ठीक है, ऐसे गोल, और इस चीज़ को हम कहते हैं, जो ये आगे निकल रहता है ऐसे, इसको कहते हैं हम कॉर्निया, और ये जो हिस्सा है ये आँख है, ठीक है। तो आँख ऐसे होता है हमारा, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं आइरिस। तो ये है आइरिस। आइरिस अगर ज़्यादा खुलेगा तो ज़्यादा लाइट घुसेगा, अगर कम खुलेगा तो कम लाइट घुसेगा। तो मान लो ये ऐसे जो है ये मतलब कम खुला है, तो यहाँ से लाइट ज़्यादा इंटर कर जाएगा क्योंकि ज़्यादा स्पेस हो गया। लेकिन अगर आइरिस का साइज बढ़ जाए तो आइरिस साइज अपना बढ़ाता भी है घटाता भी है, इसीलिए हम इसको शटर कहते हैं, ठीक है, शटर ऑफ द आई। तो देखो इसने बढ़ाया तो यहाँ पे स्पेस क्या हो गया, कम, तो कम लाइट जाएगा। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। तो द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन ह्यूमन आई इज कंट्रोल बाई आइरिस। तो आंसर होगा इसका आइरिस। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो कन्वेंशनल का मतलब होता है जो हमारे दादा परदादा या जो बहुत पहले से इस्तेमाल करते हुए हम आ रहे हैं जिस एनर्जी को, वो कौन सा एनर्जी है। तो वो न्यूक्लियर एनर्जी है, नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत नया एनर्जी है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, ये नया नया एनर्जी आया है। बायोमास जो है ये है, क्योंकि इसमें हम जो है मीथेन वगैरह या गोबर गैस का इस्तेमाल करके मीथेन गैस निकालते थे और उसको जलाते थे, ठीक है। तो बायोमास जो है, बायोमास का मतलब हो गया यहाँ पर बायो, और मास का मतलब हो गया कि जो भी एनिमल और प्लांट से हम एनर्जी निकालते हैं उनको कहते हैं बायोमास। तो जैसे गोबर वगैरह को सड़ा के वहाँ से मीथेन गैस निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं CH4। तो मीथेन गैस को हम कहते हैं CH4, ये गैस निकाला जाता है और इसको हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एज अ एनर्जी। तो ये जब जलता है तो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी निकलता है। तो ये बहुत पुराने तरीके से जो है इस्तेमाल करते हुए हम आ रहे हैं, बहुत ज़मानों से, मतलब बहुत, इसको बहुत सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको कहता है कन्वेंशनल, जो बहुत पुराने लोग होते हैं वहाँ से इस्तेमाल करते हुए आ रहे, या परंपराएं चली आ रही हैं कि एकदम हमें जो है बहुत मतलब शुरू से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके को हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स। तो बायोमास एक कन्वेंशनल सोर्स है, ये न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज। देखो किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है ये है ये वाला, 2n के पावर 2, ठीक है, या 2n के पावर स्क्वायर कह सकते हैं इसको। तो ये हमारा आंसर होगा। देखो एक होता है K सेल, एक होता है L, एक होता है M और एक होता है N। K को हम 1 मानते हैं, L को 2, M को 3 और N को 4।
के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2n⁻²। देखो n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कौन सा के शेल है कि l है कि m है कि n है। अगर m के लिए निकालेंगे तो 3 रखेंगे n का वैल्यू, अगर l के लिए निकालेंगे तो n का वैल्यू 2 रखेंगे, k के लिए निकालेंगे तो 1 रखेंगे। ठीक है, तो मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, k के लिए निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैक्सिमम के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा वो देखना है। तो यहाँ पर मैं 1 रख दूंगा, तो 2 × 1⁻² इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और हम ये चीज़ पढ़ते भी हैं कि जो हमारा के शेल है उसके अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, अगर एल में रखना है तो कितना रखेंगे, तो इसमें 2 × 2⁻², तो इसमें हम कितना रख सकते हैं 8, 2⁻2 इज इक्वल टू 4 और 4 2 = 8। इसमें कितना रख सकते हैं, तो 2 × 3⁻² और ये हो जाएगा 9, 9 दूना 18। इसमें कितना रख सकते हैं एन में, तो इसमें मैं कितना रख रहा हूँ 8, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हैं 18, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। एन में कितना रख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 × 4⁻², तो ये हो जाएगा 16, 16 2 वो 32, यानी 16 दूना 32, 32 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें रख सकता हूँ एन सेल में। तो मैक्सिमम मैं किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखूंगा ये कौन बताएगा, ये बताएगा ये वाला फॉर्मूला 2n⁻²। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम पता लगाएंगे कि किसी भी सेल के अंदर, सेल वो जगह होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ मैं, तो इस फॉर्मूले पे हम रख देंगे, पता चल जाएगा। के सेल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा रख सकता हूँ कितना 2 से ज़्यादा नहीं रख सकता। एल में कितना रख सकता हूँ 8 से ज़्यादा नहीं। ऐसे ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एम में हम 18 से ज़्यादा नहीं रख सकते और एन में 32 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच हाइड्रोकार्बन इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड। देखो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड कौन सा होता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे सिंपलेस्ट है। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो वो है मीथेन CH4, इससे सिंपलेस्ट है नहीं कोई। ठीक है, तो CH4 क्या है हमारे पास, मीथेन है, और मीथेन हमारा दे रखा है। देखो अगर मैं इससे कॉम्प्लेक्स करूंगा तो एक हो जाएगा C और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रख देंगे तो ये हो जाएगा C2H6। तो ये हो गया, इसको हम कहेंगे मीथेन। ठीक है, एक कार्बन है इसलिए मिथ, और एन लगा देंगे क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, इसको कहेंगे इथ, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा इथेन। तो मीथेन एक सिंपल हो गया और ये थोड़ा उससे ज़्यादा खतरनाक हो गया। यहाँ पर एक और कार्बन लगा दूंगा, ये और ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक और कार्बन लगा दूंगा और कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम कहेंगे 1 2 3 4 है तो इसको कहेंगे ब्यूटेन। 1 2 3 वाले को कहेंगे प्रोपेन। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ाऊंगा तो ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, सिंपल नहीं रहेगा। सबसे सिंपल हमारा कौन सा है, वो है मीथेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो हमारे पास कौन सा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, यानी लोवेस्ट है सबसे। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा। देखो आपने एक चीज़ पढ़ा था कि सोडियम को और पोटेशियम, पोटेशियम को हम के लिखते हैं और सोडियम को हम लिखते हैं Na, यानी सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है जिसको चाकू से काट सकते हैं, यानी कट विथ नाइफ। ठीक है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। ये 2 ऐसे मेटल हैं जो मेटल होते हुए भी इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको चाकू से काटा जा सकता है। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो ये तुरंत पिघल जाएगा। ठीक है, तो इसको पिघलने के लिए ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 70-80 डिग्री पे हम आराम से इसको पिघला सकते हैं। इसको पिघलाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको पिघलाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको जो है 1400-1500 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्योंकि बहुत मतलब सॉफ्ट मेटल होते हैं तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ए। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज। गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपने याद किया होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, कैल्शियम का कितना होता है 20, क्लोरीन का कितना होता है 17, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा कि गोल्ड का कितना होता है 79। क्वेश्चन नंबर है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट। इनमें से कौन सा सॉल्ट है। देखो जिसमें OH होता है उसको कहते हैं बेस,
और जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो H पॉजिटिव, उसको हम कहते हैं एसिड। और साल्ट में ये वाला होता है SO4, यहाँ पर 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इसमें सल्फेट देखने को मिलता है, तो जिसके अंदर भी सल्फेट होगा उसको हम साल्ट कहते हैं। तो हमारे पास सल्फेट किस में है, ये है पोटेशियम सल्फेट में। तो ये पोटेशियम सल्फेट हमारा क्या है, सॉल्ट है। तो क्वेश्चन 24 का क्या आंसर होगा, डी। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, पोटेशियम सल्फेट। इसको पोटेशियम सल्फेट कहते हैं क्योंकि के को कहते हैं पोटेशियम और इसको सल्फेट, तो यह है पोटेशियम सल्फेट। ये भी, ये क्या है, एसिड, ये बेस, ये भी क्या है, एसिड, सॉरी एसिड नहीं, ये बेस है क्योंकि OH है तो ये भी हो जाएगा बेस। यानी बेस 2 है हमारे पास, एसिड 1 है और एक साल्ट है, तो ये वाला साल्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द एक्सपल्जन ऑफ वाटर थ्रू एस्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज। देखो होता क्या है कि जब भी सूरज की रोशनी लीव्स के ऊपर पड़ती है, तो ये लीव्स है, लीव्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एस्टोमेटा, और ये एस्टोमेटा जब खुलता है तो पानी इसके अंदर से भाप बन के उड़ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो ऑस्मोसिस हो नहीं सकता, ये है ट्रांसपीरेशन। देखो डिफ्यूजन का मतलब होता है गैस का एक्सचेंज होना। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, तो लेते क्या है, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, इसको कहेंगे डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है यूरिया को बाहर निकालना, यूरिन में यूरिया को मिला के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस होना प्लांट्स के अंदर से, इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो पानी जब निकल जाता है पौधों के अंदर से, लीव्स के अंदर से, जब फोटोसिंथेसिस करती है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर है 26, द टाइगर इज अ कंज्यूमर ऑफ। देखो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर आते हैं जैसे ग्रास। ग्रास क्या है, ग्रास यानी घास जो है, पेड़ पौधा, ये क्या चीज़ है, ये प्रोड्यूसर है। इसको जो खाने वाले होंगे, जैसे बकरी है, ठीक है, तो इसको जो खाने वाले होते हैं इसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इसको कोई दूसरा खा जाएगा, ठीक है, इसको मान लो कि वोल्फ ने खा लिया, भेड़िया ने, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। और भेड़िया को किसने खा लिया, मान लो कि टाइगर ने, ठीक है, टाइगर या लायन ने खा लिया, तो ये कहाँ पर आते हैं, ये टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। तो ये क्या होता है, टर्सरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से फूड चेन चलता है। तो ये इसको हम कहेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड, थर्ड और ये है फोर्थ, ठीक है। अगर मैं ये हटा दूं तो ये जो होगा हमारा टाइगर, ये फिर इसको खा जाएगा क्योंकि टाइगर इसको भी खा सकता है, वोल को भी खा सकता है, ठीक है। तो इसको अब हम कहेंगे प्राइमरी, मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड पे हमारे जो है मैक्सिमम जो है थर्ड ट्रॉपिक, क्योंकि इसमें फोर्थ है नहीं, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को हटा दिया। हमें सिर्फ 3 ही बनाने हैं फूड चेन, यानी 3 तक ही बनाने थे, तो इसीलिए मैंने हटा दिया क्योंकि फोर्थ वाला है नहीं इसमें। तो मैंने ऑप्शन पहले ही देख लिया है, इसको फर्स्ट, थर्ड और सेकंड ये देख लिया था, तो इसमें जो है मुझे फोर्थ नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैंने हटा दिया उसको। तो इसको जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो 26 का आंसर क्या होगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। देखो अगला क्वेश्चन है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इज। देखो साइंस ये कहता है कि ह्यूमंस जो हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म से बने हैं, जैसे चिंपांजी, ठीक है, या बंदर जो है इसके पूर्वज हैं। तो चिंपांजी वगैरह या बंदर वगैरह जिस चीज़ से बने हैं ना, उससे हम भी बने हैं, ठीक है। और ये शुरुआत कहाँ पर हुआ है, तो इसका शुरुआत हुआ है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में इसका शुरुआत हुआ है, यानी ओरिजिन का मतलब हो गया शुरुआत। ह्यूमंस जो है बनना स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, अफ्रीका से। अगला है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज फाउंड इन। देखो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे गले के नीचे उतरता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। तो ये वाला जो है इसको हम फूड पाइप कहते हैं। जब इसमें खाना आता है, तो मान लो ये खाना यहाँ पर आया, तो ये क्या करता है, इसको दाबता है अंदर के साइड, ऐसे दाबेगा, ठीक है, और दाब देगा इसको, तो दाबेगा तो ये फिसल के नीचे के साइड जाएगा, तो ये दाबता है, फिर ये थोड़ा सा फूलता है इस तरीके से,
ठीक है। फिर ऐसे फिर दाबेगा, फिर फूलेगा, फिर दाबेगा, फिर फूलेगा, फिर दाबेगा, फिर फूलेगा। तो इस तरीके की मूवमेंट होती रहती है और लास्ट में खाना कहाँ पहुँच जाता है, ये पेट में पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से खाना कहाँ पहुँच जाएगा, पेट में। तो एक बार क्या होता है, ये जो फूड पाइप है ये अपने आप को एक बार मतलब रिलैक्स करता है और एक बार कॉन्ट्रैक्ट, एक बार रिलैक्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक बार दबाता है और एक बार छोड़ता है। तो ऐसे ही करता है किसी भी चीज़ को। मान लो ये चीज़ है, इसको ऐसे ऐसे दाबूंगा तो ये फिसल के नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये दाबता है और ये नीचे जाता है। तो इस तरीके के खाना जो है इसमें मूव करेगा नीचे के साइड में। इस तरीके के मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस में देखने को मिलता है, फूड पाइप में। और फूड पाइप का दूसरा नाम जो है वो ईसोफेगस है, तो इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन। देखो जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोडा जितने भी हैं हमारे पास, इन सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये हो गया कि इनके अंदर नस वगैरह नहीं होता है। हमारे अंदर क्या है कि नस है। ठीक है, तो हमारे अंदर दो तरीके के नस है, एक को कहते हैं आर्टरी और एक को कहते हैं वेन। तो दो नस है, एक में खराब खून जाता है, खराब खून वेन में जाता है, अच्छा खून किस में जाता है, ये आर्टरी में जाता है। इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इनके अंदर खून वगैरह कुछ नहीं होता। इसका दिल है, एक बार जो है ब्लड को निकालेगा और पूरे शरीर में एक ही बार में पहुंचा देगा। तो नस के जरिए इनके शरीर में खून नहीं पहुंचता है। इसको कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे मान लो कि कोई जना जो है एक बाल्टी पानी डाल दिया, सर पे जो है पानी डाल दिया तो पूरा हमारा शरीर भीग जाएगा। लेकिन कोई जो है पाइप से अपने पैर को धो रहा है तो सिर्फ पैर पे गिराएगा तो उसका पूरा शरीर नहीं भीगेगा। तो ये फायदा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन में जिस सेल को नहीं चाहिए खून उसको भी मिल जाता है। ठीक है, और क्लोज्ड वाले में यह है कि जिसको चाहिए वहाँ पर नसें जाएंगी, चाहे वो कोई भी नस जाए और वहाँ पर ब्लड ला के सप्लाई कर देंगे। तो हम क्या होता है, कैट, मैन और पिजन, ये तीनों के तीनों कैसे होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और बटरफ्लाई आता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में क्या क्या आते हैं, तो दुनिया में जितने भी इंसेक्ट्स हैं सभी इंसेक्ट किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। तो जितने भी इंसेक्ट हैं, यहाँ पर बटरफ्लाई है, ये इंसेक्ट है एक। ठीक है, तो इंसेक्ट हो गया। यहाँ पर अगर चींटी आ जाएगी तो चींटी हो जाएगा, या ग्रास ऊपर होगा तो ग्रास ऊपर हो जाएगा। इन सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज। देखो कैरियर का मतलब होता है ढोने वाला। ऑक्सीजन को कौन ढोता है ब्लड के अंदर, वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ब्लड की कमी हो गया, अनीमिया एक नाम की बीमारी हो जाती है। तो अनीमिया एक बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाता है, खून की कमी को कहते हैं अनीमिया। ये तब होता है जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन को उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ढोने वाला कोई नहीं रहेगा। और ऑक्सीजन हमारे शरीर को आपको पता ही कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बिना हम जो है 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं अपनी सांस को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इंसान जो है मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उसमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन बैठ के कहीं भी जा सकता है। अगर दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए तो दिमाग के पास चला जाएगा, लीवर को चाहिए लीवर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन रहता है। कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन, फैट्स ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो कैरियर जो है ऑक्सीजन का वो कौन है, हीमोग्लोबिन। तो 30 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। देखो 31 है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स इन ह्यूमन इज। देखो हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 23 के पेयर्स। 23 के पेयर्स का मतलब हो गया जोड़ा, यानी 46 होंगे टोटल। ठीक है ना, इनमें से दो पेयर्स, इनमें से दो ऐसे होते हैं, एक को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, एक को कहता है ऑटोजोम्स। ठीक है, इसको हम कभी कभी एलोजोम्स भी कहते हैं, एलोजोम्स या हीट्रोजोम्स। तो इस चीज़ को याद रखना, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर आपकी क्या पूछा है हमसे, ऑटोजोम्स। तो ऑटोजोम्स जो होते हैं, ठीक है, सॉरी इसको बोलते हैं, ये जो है ऑलोजोम्स, एलोजोम्स
और इसी को बोलते हैं हेट्रोजोम्स। तो एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, ऑटोजोम्स। कभी कभी एलोजोम्स पूछ देगा तो कंफ्यूज मत होना, ऑटोजोम्स को ही कहते हैं। अब ये होता क्या है, देखो क्रोमोसोम्स नंबर 1 का एक कॉपी होगा, यानी इसका पेयर है, जैसा ये है वैसा ये है। क्रोमोसोम्स नंबर 2 का भी एक और होगा, तो 3 का भी ऐसे ही होगा, यानी एक ये इधर होगा तो एक इसका पेयर होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और कितने होंगे ऐसे 46। तो ऐसे ही मैं ये ऐसे गिनते गिनते जाऊंगा, 19 20 21 22। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी चला जाएगा, 19 का एक कॉपी, 20 का भी एक कॉपी, 21 का भी और 22 का भी। इस 22 को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स जो हमारी शरीर बनाती है। ठीक है, तो शरीर में 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक कान, मतलब 2 कान होगा। ठीक है, एक दिल होगा, 2 जो है हमारे किडनी होंगे। ये सब काम किसका है, ऑटोजोम्स का। लेकिन एक अगर चीज़ यहाँ पर डाल दूँ एक्स और एक्स, तो ये हो जाएगा फीमेल। और यहाँ पर एक्स और एक्स न डाल के अगर यहाँ से एक्स हटा के वाई लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेल। तो मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। इसके अलावा ये ऊपर वाला तो होगा ही, इतना इतना तो उसके अंदर होगा ही, यानी 22 का क्या होगा, उसके पास पेयर्स होगा। ये और 22 के पेयर्स को हम कहते हैं ऑटोजोम्स। और ये एक्स और वाई, जिससे हमारा सेक्स जो है या जेंडर पता चल रहा है कि अगर डबल एक्स हो गया तो ये फीमेल और एक्स वाई हो गया तो ये मेल, तो इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। तो हमसे सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि ऑटोजोम्स का पेयर कितना होता है ह्यूमंस बीइंग्स में। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 22 का पेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 32, द मोस्ट इफेक्टिव कलर ऑफ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस इज। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, VIBGYOR, इस तरीके का आपने एक सीक्वेंस पढ़ा होगा। देखो जब हम इधर से इधर जाते हैं तो क्या बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी। इधर से जब मैं इधर जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यानी रेड और वायलेट में अगर कोई पूछ देगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो आपको वायलेट बताना है। लेकिन जब मैं इधर से इधर जाऊंगा, ठीक है, यानी वायलेट से रेड की तरफ, तो इधर वेवलेंथ बढ़ता है। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा हो और फ्रीक्वेंसी कम हो वो बहुत दूर तक जा सकता है, फैलता नहीं है, वो टूटता नहीं है, वो कलर फैलता नहीं है। तो रेड कलर का देखो यहाँ पर, रेड कलर का क्या है, फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ ज़्यादा। तो कोई पेड़ हमारा ऐसा होता है जो बिल्कुल पानी के सतह पे नीचे होता है, तो ये नीचे पहाड़ होते हैं, इसके ऊपर कोई पेड़ है, तो इसको भी क्या चाहिए, इसको भी सूरज की रोशनी चाहिए ताकि खाना बना पाए। तो रेड कलर ये जो है ये पानी के अंदर घुसता है तो ज़्यादा टूटता नहीं है, ये पहुँच जाता है इसके पास। लेकिन दूसरा अगर कलर होगा, मान लो ब्लू हो गया या ग्रीन हो गया, तो वो आते आते यहाँ पर जो है अपना दम तोड़ देगा, ये ख़त्म। यानी इस प्लांट को क्या नहीं मिला है, सूरज की रोशनी नहीं मिली है। तो मैक्सिमम प्लांट्स क्या करते हैं, रेड कलर को ही लेते हैं। ठीक है, ब्लू भी यहाँ पर ठीक होता अगर मतलब मोस्ट नहीं पूछता, तो यहाँ पर मोस्ट लिख दिया कि सबसे ज़्यादा क्या लेगा, तो रेड लेगा। अगर ऐसे पूछता कि द कलर ऑफ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस इज, तो आंसर हो जाएगा रेड और ब्लू दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लू देखो ये जो है ब्लू यहाँ पर आ रहा है, तो ब्लू जो होता है या ऑरेंज या येलो, ये सब कैसे हैं, ये सब ज़्यादा वेवलेंथ रखते हैं और कम क्या रखते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो ये टूटेंगे नहीं। तो रेड वाला जो है ये सबसे अंदर तक और बहुत दूर तक जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा सिग्नल्स पे या ट्रैफिक लाइट पे या डेंजर साइन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रेड सिग्नल, या रेड जो है लाल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, रेड लाइट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए। 33 है, द वैलेंसी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। देखो कह रहा है कि किसी भी ग्रुप का जो एलिमेंट्स हम लेंगे, सभी एलिमेंट्स, उनका वैलेंसी क्या होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा कि दोनों होगा, सेम और डिफरेंट दोनों, या कोई नहीं। तो देखो मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ ग्रुप नंबर 17। ठीक है, तो मैं एक ग्रुप ले लिया, ग्रुप नंबर 17। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं फूल, खिले, बाहर, आई, आंटी। देखो इसको कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। ठीक है, तो फूल, खिले, बाहर, आई, आंटी, इस तरीके का ये ट्रिक है। ये ग्रुप नंबर 17, ये है ग्रुप नंबर 17।
अगर मैं फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर देखूंगा तो फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 और 7, इसको एक और मिल जाएगा तो ये अपनी क्या कर लेगा, ये 8 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, यानी इसको एक चाहिए। अच्छा इसको देखते हैं इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 और 2 10 और फिर लास्ट में आ गया 7। इसको भी क्या चाहिए, एक चाहिए। इसका मतलब इसको भी एक चाहिए होगा, इसको भी एक और इसको भी एक। इन सब का वैलेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो किसी भी ग्रुप को उठा लो, सभी एलिमेंट जो होंगे उन सब का वैलेंसी सेम रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हो कि मैंने जो है ये क्लोरीन और फ्लोरीन को लेकर समझा दिया कि इसको एक एक चाहिए वैलेंसी अपनी, मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये 7 है, एक लेके 8 हो जाएगा, ये भी 7 है, एक लेके 8 हो जाएगा, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको एक चाहिए। और एक इलेक्ट्रॉन जिनको चाहिए होता है, जिनको 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी को हम वैलेंसी कहते हैं। तो इन सबका वैलेंसी कितना है, 1 है। तो सेम ग्रुप में बिलोंग करने वाले, सेम ग्रुप में रहने वाले जितने भी एटम्स हैं या जितने भी एलिमेंट हैं, उन सबका वैलेंसी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, सेम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वाइन। देखो वाइन मतलब होता है शराब। शराब के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका फॉर्मूला है C2H5 और OH। देखो इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए लिखते हैं हम इथ, और OH लग जाने का मतलब हो गया एनॉल, इसमें लगाएंगे हम, इसको कहेंगे इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। तो इसको इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, और ये एल्कोहल अपने नाम से ही बता रहा है शराब। इथेनॉल, इथेनॉल भी एक शराब है, तो इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, इसी को हम कहते हैं वाइन या शराब। तो मिथेनॉल नहीं होगा, मिथेनोइक एसिड भी नहीं होगा, विनेगर भी नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा इथेनॉल। विनेगर को सिरका कहते हैं। ठीक है, आप लोग सिरका जानते हो, खट्टा बढ़ाने के लिए, हम खटास बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मिथेनोइक एसिड चींटियाँ वगैरह काट देती हैं, उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनॉल जो माचिस की तिल्ली हम जलाते हैं तो देखना जब जलेगा ना, यहाँ से माचिस की तिल्ली यहाँ से जलता है तो थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ता है, वो पानी नहीं है, वो मिथेनॉल होता है और बहुत खतरनाक होता है वो। ठीक है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड ग्रुप, यानी तीसरे ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के तीसरे ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखो इसको मैं ले के चलता हूँ आपको पीरियोडिक टेबल पे। ये रहा ग्रुप 3, तो देखो इसमें 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये लेंथिनोइड्स, तो लेंथिनोइड, एक लेंथिनोइड्स में कितने होते हैं 14, और एक्टिनोइड्स में कितने होते हैं 14। ठीक है, 14 14 28, और 4 जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और इन टोटल को जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 32, यानी इसका आंसर क्या होगा, 32 होगा। तो ये देखो अलग से इसको नीचे लिखा गया, ये इसी ग्रुप में आता है। यहाँ पर जगह छोड़ा है ना, यहाँ पर जगह छोड़ के स्टार जैसा लगाया है, कुछ एस्टेरिक मार्क किया है, तो ये लिखा है यहाँ पर 57, तो 57 के बाद ये रहा 58। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 89, 89 के बाद ये रहा 90। तो 1 2 3 4, 4 ये हो गए, और ये कितने हो गए हमारे टोटल, ये टोटल है 28। लेंथेनोइड्स कितने होते हैं 14, और एक्टिनोइड्स कितने होते हैं वो भी 14, और ये 4, तो टोटल हमारे हो गए 32। यानी ग्रुप 3 में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर इसमें है ही नहीं, 32 है नहीं, तो ये आपको ग्रेस मार्क्स देगा एग्जामिनर। इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं और आंसर जब नहीं दिया होता है, आंसर गलत दिया होता है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ भी आप लगा दो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, इसको ग्रेस मार्क कहते हैं। ठीक है, या जो है आपको बोनस नंबर इसमें मिल जाएगा। वैसे एक्चुअली इसका 32 होना चाहिए, तो आंसर में कहीं 32 है नहीं, तो हम टिक क्या ही करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपका एक ग्रेस मार्क्स है, आपको बोनस नंबर इसमें मिलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में क्या इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन यूज़ किया जाता है। देखो सिलिकॉन एक क्या है, सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर का मतलब हो गया, सेमी मतलब आधा,
ये कंडक्टर की तरह जब मन करेगा इसको कंडक्टर की तरह तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और इंसुलेटर की तरह मन करेगा तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। यानी करंट अपने अंदर से आने भी देगा और नहीं भी आने देगा। जैसे कोई गेट होता है, कोई गेट होता है ऑटोमेटिक, जैसे ही पास जाता है खुल जाता है, दूर जाते हैं बंद हो जाता है। इसमें सेमी कंडक्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, मोबाइल वगैरह के अंदर सेमी कंडक्टर लगाए जाते हैं। तो सिलिकॉन जो है सोलर सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। सोलर सेल मतलब सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसको सोलर सेल कहते हैं। तो उसमें लगने वाला जो एलिमेंट है वो हमारा कौन सा है, सिलिकॉन है, और इसको सेमी कंडक्टर कहते हैं, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं मेटेलोइड्स। ठीक है, तो ये मेटेलोइड्स या इसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो 36 का आंसर क्या होगा, सी। देखो 37 है हमारा क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 287। पीछे अभी मैंने लिखवाया था 287, ये किसका होता है, ये होता है क्लोरीन का। ठीक है, ये है किसका, क्लोरीन का। तो अगर टोटल जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 17, और ये क्या चीज़ है, क्लोरीन है, क्लोरीन। क्लोरीन को सिंपल में ऐसे लिखते हैं Cl। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ड्यूरेलुमिन इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल। तो ड्यूरालुमिन जो है ये किसका एलॉय है, एलॉय मतलब मिक्सचर, यानी बहुत सारे हम मिक्सचर का मतलब होता है कि जैसे कॉपर और जिंक मिला देंगे, ठीक है, कॉपर और इसमें टीन मिला देंगे जिसको हम एसन कहते हैं, ठीक है, तो इससे बनता है हमारा ब्रॉन्ज, और इससे बनता है ब्रास। तो ये क्या चीज़ है, सब एलॉय है। एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर। कभी भी दो मेटल को जब आपस में मिलाते हैं तो एक नया चीज़ बनता है, उसको कहते हैं हम मतलब उसको एलॉय कहते हैं। तो आपस में मेटल को मिलाते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब कभी भी मेटल को आपस में ही मिला देते हैं तो एक नया चीज़ बनता है, उसको कहते हैं एलॉय। यानी मेटल का मिलावट जब मेटल में ही कर देंगे तो जो चीज़ बनेगा उसको एलॉय कहते हैं। बहुत फेमस एक एलॉय है, उसको हम एमालगम कहते हैं। ठीक है, एमालगम। आपने दांत में जो है लोग क्या करते हैं, सोने का दांत, चांदी का दांत लगवा लेते हैं, तो उसमें मसाले भर जाते हैं ना दांत के अंदर, वो एमालगम होता है। उसमें क्या होता है, मेटल एक कोई भी होता है, दूसरा हमारा मेटल क्या होता है, ठीक है, उसमें हमारा दूसरा जिंक यूज़ करते हैं उसमें, सॉरी जिंक नहीं, मरकरी। ठीक है, Hg को हम यूज़ करते हैं। और पहला मेटल कुछ भी हो सकता है, गोल्ड का लगवाना है गोल्ड का लगवा लो, सिल्वर लगवाना है सिल्वर का लगवा लो, लेकिन पहला हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, उसमें मरकरी होनी चाहिए। तो मरकरी को अगर किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर मैं मिला दूंगा तो एमालगम बनेगा, तो इसको कहते हैं एलॉय। हमसे पूछा है ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन में ये किसका एलॉय है, तो ये है एल्यूमिनियम का और कॉपर का। तो इसमें कॉपर हालांकि बहुत कम है, मैक्सिमम एल्यूमिनियम होता है 90% से ज़्यादा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम फॉस्फेट इज। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला को ही हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला किस चीज़ का, सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम को हम लिखते हैं Na और इसकी वैलेंसी होती है 1, और फॉस्फेट को हम लिखते हैं PO4 और इसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो इसके नीचे हम 3 लिख देंगे, सोडियम 1 होता है ना, तो सोडियम को ऊपर ऐसे पॉजिटिव लिख देते हैं। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा Na3 और ये हो जाएगा PO4। Na3PO4 को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सोडियम फॉस्फेट। तो हम देखते हैं Na3PO4 कहाँ है, तो ये रहा Na3PO4, यानी बी आंसर सही होगा हमारा किसका, 39 नंबर क्वेश्चन का, यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा, बी सोडियम फॉस्फेट। इसको हम कहते हैं सोडियम फॉस्फेट, यही है इसका केमिकल फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन नंबर है 40 द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखो किडनी को बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, और उन सेल्स का नाम है नेफ्रॉन्स। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, किडनी। ऐसे देखा होगा आप लोगों ने कि इस तरीके के कुछ जो है उसके अंदर सेल्स बने होते हैं, ठीक है। ऐसे मैं एक शॉर्ट बस इसका डायग्राम बना रहा हूँ।
ठीक है। इस तरीके का एक आपने डायग्राम देखा होगा, ये नेफ्रॉन्स का डायग्राम है। तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलके किडनी बनाते हैं। तो किडनी के अंदर जो काम है ब्लड को फिल्टर करने का, यहाँ पर कह रहा है स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है खून साफ करना। तो ये किस में मिलेगा, किडनी के अंदर। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर किडनी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 41 है, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड इन ए विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो विंड से हम क्या करते हैं, विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर से हम करंट बना लेते हैं। आपने देखा होगा आपने देखा होगा मूवी वगैरह के अंदर इस तरीके का एक रहता है और बहुत बड़े बड़े इस पे पंखे लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विंड मशीन, ठीक है, या विंड जनरेटर मशीन। तो ये घूमता है, ये नीचे ऐसे ज़मीन में लगा रहेगा, ये घूमता है और बिजली पैदा करता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको कितना, कम से कम इसको कितना हवा का स्पीड दे देंगे कि ये घुमा देगा इसको। तो ये जो होता है ये 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम उसको एयर देते रहेंगे, यानी विंड की स्पीड कम से कम 15 किलोमीटर पर घंटा होगा तभी ये घूमेगा। अगर इससे कम हो गया तो नहीं घूम पाएगा, ठीक है। तो इस कम से कम हमें जो है मिनिमम यहाँ पूछा है ना, तो कम से कम स्पीड कितनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर किसी भी विंड मशीन को चलने के लिए, ताकि हम क्या कर सकें वहाँ से बिजली को पैदा कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का सी। 42 है, ए स्प्लिट रिंग इज़ यूज्ड इन, स्प्लिट रिंग किस में यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है डीसी मोटर में। गैल्वेनोमीटर एक मशीन है जो करंट को नापता है, माइक्रोस्कोप से हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। तो हमारे पास मोटर है डीसी मोटर, इसके अंदर स्प्लिट रिंग यूज़ किया जाता है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर है 43, मेटेलिक कंडक्शन इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ विच पार्टिकल इन मेटल। देखो कह रहा है कि किसी वायर के अंदर या किसी भी मेटल के अंदर करंट मूव करता है, तो क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि मेटेलिक कंडक्शन इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ विच पार्टिकल इन मटेरियल। जैसे एक लोहा है, इस लोहे को, इस वाले हिस्से को हम गर्म करेंगे तो ये वाला हिस्सा अपने आप गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ चला जाता है, तो यहाँ गर्म ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा गर्म जहाँ पे हो जाएगा वहाँ से कम की तरफ चले जाते हैं, तो इधर के इलेक्ट्रॉन गर्म है, इधर चले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसीलिए इधर भी गर्म लगता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को जैसे होता है ऐसा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। देखो अगला क्वेश्चन है, द अपर पार्ट ऑफ ए बॉक्स टाइप सोलर कुकर हैज़ अ ग्लास कवर, द रीजन फॉर दिस इज। देखो सोलर कुकर जब हम बनाते हैं तो उसके ऊपर एक गिलास लगा देते हैं। तो एक गिलास लगा देते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि सूरज की रोशनी आर पार करके आ तो जाती है, लेकिन जो हम इसके अंदर एनर्जी बना रहे हैं वो एनर्जी बाहर नहीं जा पाती है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी हम इसको अंदर इकट्ठा करना चाहते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो आने देते हैं लेकिन जा नहीं पाता है। तो इसके अंदर घुस तो जाएगा, इसके अंदर सोलर एनर्जी घुस तो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी हम उसको बदलेंगे दूसरे फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल वगैरह के फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से निकलेगा नहीं, या यहाँ से सूरज की रोशनी बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए हम गिलास का एक क्या करते हैं, उसके ऊपर कवर लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुकर के ऊपर हम क्या करते हैं, कुकर के ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं जिसमें एक सीटी रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें बनता है और जब ज़्यादा बन जाता है तो सीटी अपने आप जो है लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर सीटी नहीं रहेगा और बिल्कुल बंद कर देंगे तो ये निकलेगा ही नहीं बाहर, ठीक है। तो ये इसी में कैद हो जाएगा। तो हम सूरज की किरणों को कैद करने के लिए और इसके अंदर जो एनर्जी है वो बाहर ना निकल जाए रेडिएशन के फॉर्म में, हम क्या करते हैं, गिलास को कवर कर देते हैं लाके, ठीक है। तो गिलास का कवर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा रीज़न टू सी वेदर द फूड केप्ट इनसाइड द कुकर इज़ बीइंग कुक्ड और नॉट। कह रहा है कि हम उसको ढकते इसलिए हैं ताकि हम देख सकें ऊपर से कि खाना पका है कि नहीं पका है। ये नहीं है इसका आंसर, ठीक है। खाना पका है कि नहीं पका है उसको देखने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में हीट एनर्जी बाहर ना चला जाए, इसके लिए हम लगाते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, बी।
देखो 45 जो है कह रहा ए रेजिस्टर ऑफ पावर P1 वोल्टेज V1 इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर रेजिस्टर ऑफ पावर P2 एट वोल्टेज V2 द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। कह रहा है हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस का पावर P1 है और वोल्टेज V1 है, और दूसरे जो हमारे पास रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस है उसका पावर P2 है और वोल्टेज V2 है। कह रहा है इन दोनों को अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो पावर का एक फॉर्मूला होता है P = V²R, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से R मैं निकाल सकता हूँ ना, पावर कितना दे रखा है पहले के निकालते हैं हम, पहले के लिए निकालेंगे तो पावर हो जाएगा हमारा P1, ठीक है। तो P1 यहाँ से मैं R1 मान लेता हूँ क्योंकि R2 भी निकालना पड़ेगा, इसके लिए मैं R2 निकालूंगा। तो मैं R1 ले लेता हूँ, R1 हमारा क्या आ जाएगा, R1 = V2 डिवाइडेड बाई P1 को मैं नीचे लेके आ जाऊँगा तो ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे P2, तो P2 कितना हमारे पास है, P2 है और ये V2 मतलब ये V1² है यहाँ पर, ठीक है, ये V1 का स्क्वायर होता है ना। देखो पावर का फॉर्मूला था P = V²/R, तो हमें V1 दे रखा है और P1 दे रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है 1 लगाना पड़ गया, मतलब पड़ेगा क्योंकि वो दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो ये हो गया V1 डिवाइडेड बाई R1, तो इस R को मैं बाहर निकालूंगा क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे यहाँ पर 1 रख देंगे क्योंकि V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1। और ऐसे ही P2 का निकालेंगे तो P2 का निकालूंगा तो P2 हो गया, और इसमें क्या दिया है वोल्टेज V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले पे मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अभी इस पे मत ध्यान दो, इस चीज़ पे ध्यान दो। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो, मतलब फॉर्मूले पे इसको रख देंगे और नीचे क्या रख देंगे R2। तो मैं R2 निकालने जा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर R2 रख दिया। अब ये R2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी R1 प्लस R2 को जोड़ दो, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, V1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 प्लस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2, यही आंसर होगा हमारा। दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ देंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको कहेंगे R इक्विवेलेंट या R टोटल, ठीक है। तो R टोटल कितना आ गया है, V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई P2, यहाँ पर देखते हैं कौन सा है, ये V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई P1 प्लस V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई P2, ये हमारा आंसर जो होगा ए होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज। देखो हमारे घर में जो आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट वो अल्टरनेट करंट है। अल्टरनेट करंट का मतलब होता है ऐसा करंट जो एक, ये ऊपर वाले को कहते हैं पॉजिटिव, ये नीचे को कहता है नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव और यहाँ पर जीरो, तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा नेगेटिव और फिर जीरो, इस तरीके के करंट को हम कहते हैं क्या चीज़, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट मतलब अब यहाँ से ये जो है इस तरीके से जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, इतना जगह छूट गया और यहाँ पे इतना जगह छूट गया, यहाँ पर इतना जगह छूट गया, यहाँ पर इतना जगह छूट गया, जो अगला बनेगा। तो अल्टरनेट का मतलब हो गया कि ये ऐसे नहीं जा रहा है, बिल्कुल ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये एक एक जो है खंड को छोड़ते हुए जा रहा है, इसको कहते हैं अल्टरनेट। जैसे हम स्कूल एक दिन जाएंगे एक दिन नहीं जाएंगे, एक दिन जाएंगे एक दिन नहीं जाएंगे, इसको कहेंगे अल्टरनेट, एक दिन छोड़ के। तो ये क्या कर रहा है, एक एक सेगमेंट को छोड़ के जा रहा है, देखो, तो चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, एक एक दिन एक को छोड़ के जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम कहते हैं अल्टरनेट। तो ये कैसा करंट है, अल्टरनेट करंट है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव में गया एक बार नेगेटिव में, तो पॉजिटिव वाला यहाँ पे छूट गया और फिर पॉजिटिव में जाएगा तो एक बार यहाँ नेगेटिव वाला छूट गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव करता रहता है, कितना बार करता है, तो आंसर है 50 बार ऐसा, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज होता है। हमारे घर पे जो करंट आती है वो अल्टरनेट करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, कितना होगा टोटल 50 हर्ट्ज। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 50 हर्ट्ज में कितने बार इस जैसा पॉजिटिव बनेगा, मैं कितना बना, यहाँ से लेकर मैं कितना बना सकता हूँ, 50 तक ऐसे बनाऊँगा, तो 50 में मेरे को कितना पॉजिटिव दिखेगा, तो आंसर है 50 पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है, और 50 निगेटिव दिखेगा, और दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 100।
यानी 100 बार वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है, ये नहीं पूछा है कि कितना बार होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि 50 हर्ट्ज में कितना बार नेगेटिव होगा, तो आंसर होगा 50 बार होगा। 50 हर्ट्ज में कितना पॉजिटिव होगा, तो आंसर होगा 50 बार होगा। ऐसे भी पूछ देता है कि 50 हर्ट्ज में टोटल कितना पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो आंसर होगा 100। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज, घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 होती है। लेकिन अगर अमेरिका में चले जाएंगे, जापान में चले जाएंगे, तो ये 60 हर्ट्ज होता है। तो ये भी एक चीज़ याद रखना, ठीक है, कि अमेरिका जापान जो है यहाँ पर 60 हर्ट्ज यूज़ किया जाता है। हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज यूज़ किया जाता है। हमारे जो अंदर, हमारे घर के अंदर जो करंट आते हैं वो कितने पे आते हैं, 50 हर्ट्ज पे। अमेरिका में, जापान में, यहाँ पर चाइना वगैरह में 60 हर्ट्ज पे करंट आते हैं। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो 47 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इसमें कह रहा है कि एक तो टर्पेंटीन है, वाटर है, बेंजीन है और केरोसिन ऑयल है। ठीक है, और केरोसिन ऑयल, टर्पेंटीन ऑयल, बेंजीन है, वाटर है। कह रहा है इनमें से सबसे कम, सबसे लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा। तो चेक करते हैं। मेरे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बॉक्स है, ये किताब में आपको दिया होगा, आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको ये नहीं दिया होगा, मैं यहाँ पर दिखा के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कई बार पूछ देता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आनी चाहिए 2.42 होता है। तो ये सब चीज़ याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कई बार एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ देता है, तो ये हो जाएगा 1.0003। हमसे क्या पूछा है कि वाटर, टर्पेंटीन ऑयल, बेंजीन और केरोसिन में किसका सबसे लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो चेक कर लेते हैं। वाटर कहाँ पर है, ये रहा वाटर। मैं ये मिटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि मैं मार्क करके इसको एक्सप्लेन करूँगा। वाटर का कितना है 1.3, तो वाटर का कितना है 1.33। और केरोसिन ऑयल का कितना है, इसका है 1.44, तो ये हो गया 1.44। और टर्पेंटीन ऑयल का कितना है, ये है 1.47, तो ये हो गया 1.47। और बेंजीन का कितना है, बेंजीन का है 1.5, तो इसका कितना हो गया 1.50 या 1.5। देखो सबसे कम किसका है, 1.3, 1.4, 1.47, 1.5। सबसे कम इसका है, किसका, पानी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी सबसे कम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो इनमें किसका है। वैसे होता तो सबसे कम है 0. इसका है एयर का कितना होता है 1.003, ये होता है सबसे कम। ठीक है, लेकिन इनमें चारों में से, इन चारों में से सबसे कम किसका है, तो वाटर का है। और कैसे ये निकालेंगे, इसके लिए आपको ये कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा। आपको क्या क्या याद करना है मैं बता दे रहा हूँ। एक तो एयर का याद होना चाहिए, आइस का याद होना चाहिए, वाटर का याद होना चाहिए, केरोसिन ऑयल का, बेंजीन का, ठीक है, डायमंड का याद होना चाहिए। ठीक है, और एक कार्बन डाइसल्फाइड का, रॉक साल्ट का, ये सब चीज़ें जो है ये थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। मेन हमारे ये जो है ये नहीं याद करोगे तब भी चलेगा, लेकिन ये मेन है जितने को मैंने टिक किया है, इतने को याद करना है। ठीक है, तब जाके इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। क्योंकि ये चार्ट जब याद नहीं रहेगा तो पता ही नहीं कर पाओगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है किसका कम है, क्योंकि ये याद करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कोई साइंस लगाने वाला चीज़ नहीं कि साइंस लगाया, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकल गया। आपको याद करना पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 48। ए सिंपल प्रिज्म इज बाउंडेड बाई हाउ मेनी सरफेस। प्रिज्म आपने देखा होगा, ठीक है, प्रिज्म कैसे दिखता है, वो ऐसे दिखता है ट्राइंगल की तरह। ऐसे प्रिज्म होता है ना, ट्राइंगल की तरह। इस पर एक लाइट जब पड़ता है तो प्रिज्म क्या करता है, 7 कलर में तोड़ देता है। आपने देखा होगा किताब के अंदर, इस तरीके की चीज़ को हम प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म में कितने साइड है, 1, 2, 3, ये 3 साइड ये हो गया। एक इसके एकदम पीछे, मतलब इसको अगर 3D में बनाऊंगा तो ऐसे दिखेगा, ये इस तरीके का दिखेगा ना। तो एक तो ये बिल्कुल सामने, और एक इधर भी तो होगा कहीं पीछे इसका, एक ये वाला। यानी टोटल कितने हो गए, टोटल 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए। इसके अंदर कितने सरफेस होते हैं,
तो ये पूछा है कि सिंपल प्रिज्म जो है वो कितने, उसके अंदर कितने सरफेस से बाउंडेड है यानी घिरा हुआ है, तो आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी हेल्प्स इन, देखो किडनी किस में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में तो लंग्स हेल्प करता है यानी सांस लेने में लंग्स, रिप्रोडक्शन में गोनेड्स, डाइजेशन में हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, एक्सक्रीशन में किडनी इस्तेमाल किया जाता है यानी हमारे शरीर के अंदर से यूरिया को बाहर फेंकने के लिए किडनी होता है, ठीक है। तो किडनी एक्सक्रीशन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करता है, इसके अलावा ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई, ब्लड को मतलब साफ सुथरा करता है। ये काम किसका है, किडनी का। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन लिखा है, एक्सक्रीशन में हम नाइट्रोजनस वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन कौन करेगा, किडनी। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी। देखो अगला है 50 क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। देखो जब भी सूरज की रोशनी निकलेगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, सूरज के रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, तो दिन में ही होगा ना, दिन में ही तो सूरज की रोशनी निकलता है कि रात में निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे ओनली, सिर्फ दिन में ही होगा, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है साइनेप्टिक नॉब्स आर फाउंड इन। देखो साइनेप्टिक नॉब्स जो है वो न्यूरॉन में मिलते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। अब आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें एक जो है इस तरीके का डेंड्राइट्स होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके का क्या होता है, माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ है, और ये है नर्व एंडिंग, इसको नर्व एंडिंग कहेंगे, ठीक है। तो इसको अगर जूम करके देखेंगे ना तो यहाँ पर एक और इस तरीके से आके लग जाएगा डेंड्राइट वगैरह, तो इस तरीके से एक और जो है मैं डेंड्राइट बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से फिर एक और बन जाएगा, और फिर यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो इन दोनों के बीच, ये जो है इन दोनों के बीच की जगह को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, इसको हम साइनेप्स कहते हैं। या इसी जगह को जब इस तरीके का नॉब्स दिखाई दे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। तो ये किस में दिखाई देगा, न्यूरल या नर्व सेल में। तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि नर्व सेल लिखा हो, तो नर्व सेल या न्यूरॉन के अंदर ये दिखाई देता है, ठीक है। तो साइनेप्स या ये जो साइनेप्टिक नॉब्स हैं ये किसके अंदर दिखाई देता है, तो आंसर होगा न्यूरॉन सेल के अंदर या नर्व सेल के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर दिखाई देता है। और बहुत सारे नर्व सेल मिलकर क्या बनाते हैं, दिमाग। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट हार्ट बीट। देखो ह्यूमन का हार्ट बीट कितना होता है, 72 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार। ब्लू व्हेल का जो होता है ये 30 से 40 होता है पर मिनट, ठीक है। तो इसकी बीटिंग कितनी है, इसकी बीटिंग है पर मिनट, बीट पर मिनट, ये कितनी है, 30 से 40। एलिफेंट के अंदर 20 से वही 30 के आसपास होता है, ठीक है, बीट पर मिनट। रैट के अंदर होता है 450 से लेके 600 के आसपास बीट पर मिनट, यानी ये बीट करता रहता है। बीटिंग मतलब धड़कता है, धड़कता है पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना बार धड़क जाएगा, 450 से 600 के आसपास। तो सबसे ज़्यादा किस में है, रैट के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। सबसे ज़्यादा इसी के अंदर हार्ट बीट होता है। हार्ट बीट मतलब दिल का धड़कना। दिल सबसे ज़्यादा तेज किसका धड़कता है, चूहे का। कभी पकड़ना चूहा और उसका दिल जो है धड़कते हुए सुनना, उसकी इतनी स्पीड दिखाई देगी, 1 मिनट में जो है वो 400 से 500 600 तक पहुंचा देता है अपनी हार्ट बीट को। 53 है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलुलर फ्यूल। सेलुलर फ्यूल का मतलब हो गया ये सेल है, इसको काम करने के लिए जो चीज़ चाहिए ना उसको कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज चाहिए इसको काम करने के लिए, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। तो ये है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है हमारे क्या है, सेल का फ्यूल है। फ्यूल मतलब पेट्रोल, जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, ऐसे ही सेल को काम करने के लिए तेल चाहिए, और ये तेल कौन सा है, ग्लूकोज। वैसे तेल नहीं है, ये तेल की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसके शब्दों पे मत जाना, इसको सेलुलर फ्लू मतलब फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि ये
बिल्कुल बाइक या गाड़ी की तरह, जैसे गाड़ी में तेल नहीं डालेंगे चलेगा नहीं, ऐसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं डालेंगे सेल काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए हम इसको सेलुलर फ्यूल कहते हैं, यानी सेल का ये क्या है, एक ईंधन है, एक क्या है, तेल है ये, ठीक है। तो 53 का आंसर होगा बी। 54 है हाउ मेनी फॉस्फेट्स आर देयर इन एटीपी। देखो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो इसके अगर वर्ड इसका फुल फॉर्म याद होगा तो इसी में इसका जो है आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पर लिखा है ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3 और आगे लिखा है फॉस्फेट, ठीक है। तो कितने इसमें फॉस्फेट होते हैं, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। हाउ मेनी फॉस्फेट्स आर देयर इन एटीपी, एटीपी में कितना फॉस्फेट होता है, आंसर होगा 3, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म है इसका। तो ये भी याद कर लेना, कभी जो है एग्जाम में पूछ लिया था एटीपी का फुल फॉर्म बताओ। क्वेश्चन नंबर है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। देखो इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, किडनी तो है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी तो है। देखो स्किन भी है, क्यों, क्योंकि स्किन से भी पसीने बाहर आते हैं और उसके अंदर से भी हम क्या करते हैं, पसीने के अंदर से भी कुछ गंदगी जो है, हमारे शरीर के अंदर कुछ गंदगी होता है वो बाहर निकल जाता है पसीने के माध्यम से। इसीलिए जिन आदमियों को या जिस लोग को ज़्यादा पसीना आता है ना, जो मेहनत ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा पसीना आता है, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा हेल्दी रहेंगे। पसीना आना अच्छी चीज़ है, उससे हमारा शरीर साफ होता रहता है। लंग्स भी क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर बाहर फेंक देता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, ठीक है। तो ये तीनों तो है, लेकिन पैनक्रियाज नहीं है। पैनक्रियाज इंसुलिन वगैरह हार्मोन सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 55 का पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। वही पूछा था हमसे कि इनमें से कौन सा, नोट पे ज़्यादा ध्यान देना। बच्चे क्या करते हैं, नोट छोड़ के और पढ़ लेते हैं कि इनमें से एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है और मार देते हैं किडनी पे, ठीक है। तो नोट को देखना है यहाँ पर कि नोट पूछा है कि नहीं पूछा है। तो सबसे ज़्यादा जो है नेगेटिव और नोट चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि नोट है कि नेगेटिव है। जैसे मैथ में अगर नेगेटिव पे ध्यान नहीं दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और नोट को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज। सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है। एंडोक्राइन ग्लैंड उसको कहते हैं जो हार्मोन निकालता है। तो सबसे छोटा जो है हमारे पास वो पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि पीनियल ग्लैंड में हमारा आत्मा का निवास होता है, यानी सोल, हमारा जो है आत्मा जो है इसका घर कहाँ पर है, पीनियल ग्लैंड में। तो ये क्या है सच्चाई, इसके पीछे साइंटिस्ट अभी लगे पड़े हैं। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे छोटा कौन सा है, पीनियल है, पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एसिड डिजोल्व इन वाटर टू गिव। देखो जितने भी एसिड है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे ही पानी में डालेंगे ना इसको, तो पानी में डालते ही ये क्या हो जाता है, H पॉजिटिव में टूट जाता है और Cl नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि एसिड है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन्स जो है एसिड के अंदर होते हैं, ठीक है। तो पानी में डालते ही एसिड H पॉजिटिव आयन दे देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज अ वीक एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक है, H2SO4 को हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड, ये भी बहुत खतरनाक है। किंग ऑफ एसिड कह रहे हैं तो ये एसिड का क्या है, राजा है, तो ये भी खतरनाक होगा। नाइट्रिक एसिड भी बहुत खतरनाक होता है, इसको कहते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये जो है CH3COOH, इसको हम कहते हैं हम एसेटिक एसिड, और एसेटिक एसिड को हम विनेगर कहते हैं, ठीक है। तो विनेगर या सिरका में जो यूज़ होता है वो है CH3COOH, इसको कहते हैं एसेटिक एसिड, और इसको खाया जा सकता है। तो ये बहुत कमज़ोर या बहुत वीक एसिड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सिल्वर आयोडाइड। देखो सिल्वर आयोडाइड जिसमें भी मिल जाता है ना वो येलो बना देता है। तो सिल्वर के साथ मिल जाएगा, सिल्वर आयोडाइड बना देगा, तो ये येलो कलर को शो करता है, ये याद करना पड़ेगा। आयोडाइड जिसके साथ मिल जाता है वो
येलो कलर शो करता है। 60 है क्वेश्चन, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, वो है डायमंड। देखो डायमंड एक कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन कितना मतलब सॉफ्ट होता है, आसानी से टूट जाता है, लेकिन कार्बन का ही एक रूप है डायमंड, और ये दुनिया का सबसे खतरनाक सबसे मजबूत चीज़ है, ठीक है, सबसे हार्ड है। हार्ड मतलब ये टूट ही नहीं सकता आसानी से। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 61 है, हाउ मेनी क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर देयर। देखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है कार्बन का अलग अलग प्रकार, यानी उन सबका प्रॉपर्टी होगा कार्बन, ठीक है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। तो ऐसा चीज़ जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम। केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम है उसको कहते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है ना। और एलोट्रॉप्स हमारे पास 3 है, एक को कहते हैं C60, ठीक है, इसको हम कहते हैं मतलब बकमिस्टर फ्लोरेंस, तो ये है C60, इसको सिंपल हम C60 कहते हैं। एक है हमारे पास डायमंड, अभी मैंने बताया था पीछे कि ये सबसे हार्ड है कार्बन होते हुए भी, तो एक होता है डायमंड, और एक है ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर देखने को मिलता है। तो ग्रेफाइट, C60 और डायमंड, ये 3 क्या है? एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। ये तीनों का अलग अलग क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हार्ड है, ये करंट अपने अंदर से आने जाने देता है, ये नहीं आने जाने देता है, ये गोल फुटबॉल की तरह दिखता है। तो दिखने में ये तीनों अलग होंगे, लेकिन इन सबका केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। इनके सबके अंदर बैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। ये सब कैसे होंगे? कार्बन से बने होंगे। तो ये इसका ये क्या हो गया? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जिसका सेम होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसका अलग होता है उसी को कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स कितना होता है? तो कार्बन का एलोट्रॉप्स हमारे पास 3 है, कौन कौन से? C60, डायमंड और ग्रेफाइट। तो 61 का आंसर हो जाएगा C3, इसका होता है एलोट्रॉप्स। देखिए नेक्स्ट है 62, जिंक ब्लेंड इज एन ओर ऑफ विच मेटल। जिंक ब्लेंड जो है ये किसका ओर है? तो ये जिंक का ओर है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। 63 है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन 2 एटम्स इन ए 1 नाइट्रोजन। देखो ये 1 नाइट्रोजन नहीं होगा, ये 2 नाइट्रोजन होगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन कभी ऐसे अकेले रहेगा तो बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। 2 नाइट्रोजन होंगे तो एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, और ये शेयर करते हैं आपस में, क्योंकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल जब भी आपस में बनाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको देता है क्योंकि इसको 3 की ज़रूरत थी, और 3 ये जो है इसको देता है। तो ये 3 यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं बॉन्ड बन रहा है 1 2 3, तो इसके अंदर बॉन्ड कितना बनेगा? 3, तो इसका आंसर हो जाएगा C। 63 का आंसर हो जाएगा C। 64 है कि द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है? तो देखो एक होता है अल्केन, अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। एक होता है अल्कीन, इसमें से 2 घटा दो, अल्कीन हो जाएगा CnH2n, 2 घटा दिया मैंने, यहाँ 2 जुड़ा हुआ था ना, 2 घटा दिया। एक होता है अल्काइन, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, 2 और इसमें से घटा दो, ये बन जाएगा अल्काइन। तो अल्काइन में क्या होता है? CnH2n-2, ये है CnH2n-2, ये है क्या चीज़ है? हमारा ऑप्शन C जो है ये अल्काइन का क्या है? जनरल फार्मूला है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? C। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल विजन इज। देखो हम दूर की चीज़ें जो है, हमारी दूर की जो क्षमता है देखने की वो इन्फिनिटी है, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, ठीक है। तो हम कितना दूर देख सकते हैं? तो उसका कोई मतलब सीमा नहीं है, कोई भी अनंत नहीं है, हम कितना भी दूर देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे बोल देता कि द नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल विजन इज, यानी पास में हम कितना पास देख सकते हैं, तो आंसर हो जाता 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से करीब हम नहीं देख सकते। जैसे
इस चीज़ इसके ऊपर जो भी चीज़ लिखा है इसको बिल्कुल अपने आंखों के पास एकदम लेके आओ और देखो, नहीं दिखाई देगा कुछ भी। तो दूर हम कितना भी दूर देख सकते हैं, लेकिन पास हम कितना भी पास नहीं देख सकते। इसका एक रेंज है, 25 सेंटीमीटर पे रखा होगा तो देख लेंगे, उससे दूर रखा होगा तो देख लेंगे, उससे पास लेके आएंगे तो आंखों में दर्द होगी, आंख से दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ब्लर दिखाई देगा, एकदम धुंधला धुंधला दिखाई देगा। अभी आप करके देख भी सकते हो इस चीज़ को। इसीलिए लोग कहते हैं पास से मोबाइल नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम फार पॉइंट की बात करें, यानी दूर का हम कितना देख सकते हैं, तो बहुत दूर देख सकते हैं। कहाँ तक? तो इन्फिनिटी, अनंत तक देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 का डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज नेगेटिव। मैंने शुरू में ही एक क्वेश्चन आया था कि मैग्निफिकेशन अगर किसी चीज़ का नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, डी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। तो रियल होगा और कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। हाउ मेनी लॉज आर देयर फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कितने लॉज दिए गए थे? दो। एक है फर्स्ट लॉ जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होने चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या था कि जितना एंगल ऑफ आई होगा, एंगल ऑफ आई ये बराबर होता है एंगल ऑफ आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा क्या था कि नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये सब के सब सेम प्लेन में होना चाहिए। तो दो लॉ दिया गया है, ठीक है। ज़्यादा इसके डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी क्वेश्चन सॉल्व करें तो बस यहाँ ध्यान में दो। तो इसके कितने लॉज हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 68 है हमारे पास। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू ए प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है कि अगर कोई एक, मान लो कि ये मेरे पास एक शीशा है, ठीक है, और जब शीशा है तो इस पे अगर कोई रे ऐसे गिर रही है, ठीक है, और कितने एंगल पे गिर रही है? तो ये शीशा के मतलब रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पे गिर रही है, यानी बिल्कुल सीधा। तिरछा एक आता है ना ऐसे, तो तिरछा की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधा रेज अगर किसी भी मिरर के ऊपर या किसी भी सरफेस पे जब गिरेगा तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर का मतलब हो गया एकदम सीधा। कोई भी इंसिडेंट रे अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया ये आया है इंसिडेंस रे, ये टकरा के इसी से वापस चला जाएगा, यानी एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन है समझो, ठीक है। एक लाइन के ऊपर एक और लाइन खींच दूंगा तो पता ही नहीं चलेगा इसके बीच में एंगल क्या है, जीरो एंगल है। जैसे मान लो कि ये एक लाइन है और मैं ये कह दूं कि ये दूसरा लाइन है, तो इसके बीच में ये एंगल दिख रहा है ना थोड़ा बहुत। अगर कह दूं ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है तो यहाँ पर एंगल दिख रहा है। लेकिन अगर एक लाइन है और उसी के ऊपर एक और लाइन ऐसे खींच दूं तो इसके अंदर तो जीरो है, इसके अंदर तो कोई एंगल बना ही नहीं। तो अगर परपेंडिकुलर लाइट ऐसे आ रहा है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी रास्ते से चला जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? जीरो, कोई एंगल ही नहीं होगा, जीरो एंगल बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 68 का आंसर हो जाएगा डी। 69 है हमारे पास। विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर मोर इन एटमोसफियर। देखो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा लाइट स्कैटर हो जाएगा, फैल जाएगा टकराने के बाद एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हवा है, इस हवा को कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो कोई लाइट है जब ये एटमॉस्फेयर में आएगी तो बहुत सारे धूल मिट्टी के कण होते हैं, कुछ गैस होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें आते ही कौन सा कलर फैल जाएगा। तो देखो इसको कैसे हम समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे VIBGYOR, ये याद होना चाहिए आपको। सबसे कम फैलता है रेड, ठीक है। तो इधर से आएंगे तो वो रेड सबसे कम मतलब कम फैलता है, उससे थोड़ा कम मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा कौन फैल जाता है? ऑरेंज, और उससे ज़्यादा ये, और उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये। तो सबसे ज़्यादा वायलेट, फिर इंडिगो। तो इस तरीके से इधर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी सबसे कम फैलता है रेड और सबसे ज़्यादा फैलता है वायलेट। और इधर से जाऊंगा मैं तो सबसे कम ये, और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा फैलता है ये, फिर ये मतलब उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, उससे और सबसे कम रेड। तो देखो यहाँ पर
क्या क्या दिया है, एक तो येलो दिया है, ये रहा येलो, फिर क्या दिया है, रेड दिया है, ये रहा रेड, और फिर क्या दिया है, ब्लू, और एक दिया है ऑरेंज, तो ये रहा ऑरेंज। तो देखो ये तीनों बिल्कुल एक आसपास हैं, तो सबसे कम कौन फैलेगा, सबसे कम फैलेगा रेड, फिर कौन फैलेगा ऑरेंज, और फिर कौन फैलेगा ये येलो, सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा ब्लू। तो ब्लू सबसे ज़्यादा फैल जाएगा क्योंकि इसकी वेव लेंथ कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिसका वेव लेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है, वो स्कैटर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में घुसते ही वो टकराएगा पार्टिकल से और ऐसे फैल जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, आंखों के अंदर जो लाइट आएगी वो रेड आएगी, या दूसरी कलर आ सकती है, ग्रीन आ सकती है, ऑरेंज आ सकता है, येलो आ सकता है, ब्लू जो है फैल जाएगा, इसीलिए आसमान नीला दिखाई देता है। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कन्वर्जिंग लेंस इन एयर इज। देखो कन्वर्जिंग लेंस उस लेंस को कहता है जो सभी रेज को एक जगह इकट्ठा कर दे, कन्वर्ज कर दे, उसको कन्वर्जिंग कहते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी रेज ऐसे आएगी उन सबको इकट्ठा कर देगा एक पॉइंट पे, जिसको फोकस कहते हैं। तो यह कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एक दूसरा लेंस होता है, इसको कहता है कॉनकेव, इसके ऊपर लाइट डालूंगा ना ये ऐसे फैला देगा, इसके ऊपर लाइट डालो ये ऐसे फैला देगा, फैलाने वाले को कहते हैं डाइवर्जेंट या डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, इसको, इसका नाम क्या है कॉनकेव। हमसे पूछा गया है क्या चीज़ कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, तो आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस, कहाँ गया, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, ये होगा आंसर सी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ग्लास का बनता ही है, तो ग्लास का वहाँ पे लिख दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 71 है, इफ़ द लोअर हाफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर गेट्स ब्रोकन देन द इमेज। देखो कह रहा है कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, कह रहा है कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव मिरर में बाहर से हम पेंट करते हैं, ठीक है, तो बाहर से पेंट कर दिया, कह रहा है कि आधा टूट गया। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि आधे को मैंने काले कपड़े से मतलब इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि आधा तोप दिया है। तो जब आधा तोप दिया है तो इमेज हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा, इमेज देखो बनता है, उसकी इंटेंसिटी जो है ना, क्योंकि अब सब रिफ्लेक्शन इसके ऊपर होना है, तो कोई भी अब ऑब्जेक्ट रख दो सभी रिफ्लेक्शन इधर होगा और इमेज बनेगा, लेकिन उतना क्लियर नहीं बनेगा जितना क्लियर पूरे में बन रहा था। तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी मतलब इसका जो इसका पूरा बनता है ना, एक ये इसमें बनेगा तो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, और इधर से भी कुछ रेज आ रहे होते हैं तब वो पूरा बनता है, तो अच्छे से पूरा बनेगा, तो बनेगा इमेज, ऐसा नहीं कि इमेज नहीं बनेगा, इमेज बनेगा, लेकिन कैसा होगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो चाहे यहाँ से तुम तोड़ दो, क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ये टूट गया है यहाँ से, और नहीं तो क्वेश्चन में कई बार ऐसे बोलता है कि आधे को मैंने क्या कर दिया है, किसी कपड़े से ढक दिया है, तो कपड़े से ढक दिया है तो वैसे भी वो समझो टूटा ही सामान का है, बिल्कुल उसके ऊपर कोई भी रेज जा ही नहीं रहा है, वो काम में ही नहीं आ रहा है। तो टूटा हुआ हो चाहे कपड़े से ढका हुआ हो, क्या हो जाएगा, उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो कह रहा है विल फॉर्म इरेक्ट, इमेज क्या बनाएगा, इरेक्ट, उल्टा, विल बी हाफ, कह रहा है हाफ इमेज बनाएगा, यानी ये जो चीज़ है इसका आधा ही बनाएगा, तो आधा कभी भी नहीं बनाएगा, ये फुल बनाएगा, ऐसे फुल बनाएगा, लेकिन ये धुंधला दिखाई देगा, यानी उतना सही नहीं दिखाई देगा, साफ सुथरा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये ऑप्शन सी जो है कह रहा है विल बी लेस इंटेंस, यानी दिखाई तो देगा लेकिन कैसा होगा, लेस इंटेंस, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, जो उसकी जो दिखने की जो क्षमता है, बहुत अच्छे से जो इमेज बनता है उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो 71 का आंसर हो जाएगा सी। 72 है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर को हम कहते हैं रेयरर मीडियम, रेयर मतलब जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होती है उसको रेयरर मीडियम कहते हैं, टू ग्लास को हम कहते हैं डेंसर मीडियम, क्योंकि ग्लास भीड़ भाड़ होता है ज़्यादा, ग्लास के पार्टिकल ज़्यादा पास में रहते हैं। तो कह रहा है इट बेंड्स, कह रहा है एक रे ऑफ लाइट है, तो ये ग्लास है, ठीक है, ये एक ग्लास है, ये क्या चीज़ है, ये है ग्लास। तो कह रहा है ये ग्लास है और इधर एयर है, इधर भी क्या है, एयर, तो ये एयर है। कह रहा है एक लाइट एयर में से आ रहा है, ठीक है, और ये ग्लास पे पड़ता है, तो ग्लास अगर नहीं होता तो देखो, ग्लास अगर नहीं होता तो ये ऐसे चला जाता सीधे,
लेकिन क्योंकि ग्लास है तो ये क्या करेगा, यहाँ हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा मोड़ देगा इसको, ठीक है। तो ग्लास के अंदर लाइट जाते ही, यानी ये एयर है तो ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम से जैसे ही डेंसर, ये डेंसर मीडियम है, इसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं ग्लास में, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है ना लाइट, तो लाइट जाते ही डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये किधर का साइड मुड़ गया है, नहीं होता तो ये यहाँ था, लेकिन ये किधर मुड़ गया है, देखो इतना मुड़ गया है, ये किधर मुड़ गया, नॉर्मल के तरफ, तो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा। और जब यहाँ से निकलेगा तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो देखो ये निकला तो निकलता तो ऐसे जाता, लेकिन ये इतना मुड़ गया है तो ये नॉर्मल से बहुत दूर चला गया। तो जब इंटर करता है, अंदर जब आता है ग्लास के, वही हमसे पूछा है, वो निकलते हुए नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि बस एक इंसिडेंट रे है जो कि एयर से आया है, यानी रेयरर मीडियम से आया है, ग्लास पे पड़ा है, तो नॉर्मल से दूर जाएगा कि नॉर्मल से पास जाएगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यही सब पूछा है। तो कह रहा व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर ए रेयरर मीडियम टू ग्लास ए डेंसर मीडियम इट बेंड्स, किधर का साइड बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे का मतलब होता है दूर, नॉर्मल से दूर, या टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड मतलब होता है पास, नॉर्मल के पास जाएगा या उसके नॉर्मल के तरफ जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा। तो अभी मैंने बताया था, देखो ये नॉर्मल से ये दूर था ना, तो ये पास आ गया मुड़ के, तो इतना मुड़ गया है, ये नॉर्मल के तरफ मुड़ गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 72 का आंसर हो जाएगा बी, टुवार्ड्स द नॉर्मल। किसी दिन एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि एक गिलास में से लाइट निकलती है बाहर, तो जब गिलास में से एयर में जाएगी तब क्या होगा, तो तब वो हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अभी मैंने बना के दिखाया था कि ये नॉर्मल से कैसे दूर जा रहा था, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, यानी नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। तो देखो वीडियो सॉल्यूशन का यही फायदा है कि एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग वीडियो सॉल्यूशन जो है वो ले लीजिए, आपको बुक जो है मिल जाएगी, उसमें सभी जो है क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 73 देखते हैं। देखो 73 क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है ये किस में मिलता है, टमाटर के अंदर, ठीक है। विनेगर जो होता है इसको हम कहते हैं एसेटिक एसिड, अभी मैंने लिखवाया था इसका फॉर्मूला CH3COOH, इसको विनेगर भी कहते हैं और एसेटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। टमरिंड में होता है क्या चीज़, इस टर्मेरिक एसिड होता है, यानी इमली में जो है टर्मेरिक एसिड होता है, इसीलिए वो खट्टा होता है इतना ज़्यादा। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लेमन, ऑरेंज या ग्रेप्स के अंदर कौन सा एसिड होगा, तो ग्रेप्स, लेमन और ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। और टमाटर के अंदर कौन सा होगा, ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर के अंदर कौन होगा, CH3COH, सिट्रिक, इसको कहेंगे एसेटिक एसिड, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसेटिक एसिड। तो एसेटिक एसिड किस में मिलेगा, विनेगर में मिलेगा या सिरका में मिलेगा, ठीक है। और टमेरिंड में क्या मिलता है, इमली में ये मिलता है, जो है खट्टी वाली जो होती है, खट्टा होता है ना बहुत ज़्यादा इमली, तो वो टर्मेरिक एसिड इसमें मिलता है। तो ये जो है हमसे पूछा है, ये सब नहीं पूछा है हमसे कि इसमें क्या मिलता है, बस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो 73 का क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है, टमाटर में, तो ऑक्जेलिक एसिड फाउंड इन टोमेटो। तो 73 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए 74 है हमारे पास, प्रोपेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 हैज़, इसके अंदर कितने कोवैलेंट बॉन्ड है C3H8 के अंदर, तो C3 1 2 3 कार्बन है, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब ये कहोगे यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन क्यों लगाया है, तो एक ये कार्बन से बना रहा है अपना बॉन्ड, एक ये कार्बन से बना रहा है, इसीलिए मैंने इसमें 2 और इसमें 2 लगाया, क्योंकि ये इससे बना रहा है, ये इससे बना रहा है, तो एक कार्बन को 4 मिलना चाहिए, तो यहाँ से 4 मिल रहा है, ये रहा 4, तो इसीलिए इसने 4 बैलेंसी कंप्लीट किया है। इसकी भी बैलेंसी देखो 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी देखो 1 2 3 4,
ठीक है। तो कार्बन की सभी वैलेंसी कितनी हो गई 4, 1 2 3, 3 कार्बन है C3। हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए C3H8। यही फॉर्मूला में दिया है C3H8। कह रहा है इनमें कितना बॉन्ड है, तो बॉन्ड इसमें गिन लो। एक ये बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉन्ड है इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 10 बॉन्ड्स, 10 कोवेलेंट बॉन्ड। तो 74 का आंसर, या प्रोपेन के अंदर, इसको प्रोपेन कहते हैं क्योंकि 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप और सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन में कितने हैं होंगे, तो 10 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, 74 का आंसर हो जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम विच हार्मफुल रेडिएशन। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ मैं। ओजोन लेयर हमें किस चीज़ से बचाता है, तो ये हमें बचाता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर ज़मीन पे आ गया तो जितने भी जानवर हैं उन सब के अंदर स्किन कैंसर हो जाएगा, और स्किन कैंसर ना हो इसीलिए ओजोन की एक परत होती है ओजोन लेयर, वो हमें क्या करती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को मतलब रख लेती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, बाकी जो है सूरज की रोशनी को आने देती है, अल्ट्रा वायलेट को रोक लेती है, यानी प्रोटेक्शन करता है हमें किससे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का सी। देखो 76 है, विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस लेके 30 डिग्री सेल्सियस को हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमीन जो है ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड। ठीक है, अगर ऐसे पूछा होता विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर तो आंसर मरकरी हो जाता, लेकिन हमसे नॉन मेटल पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड। इनमें से कौन सा मेटलॉइड है, तो देखो आयरन नहीं हो सकता, Fe को आयरन कहते हैं, Ni को निकल कहते हैं, CO कॉपर कहते हैं, ये As है आर्सेनिक कहते हैं इसको। आर्सेनिक जो है जर्मेनियम, आर्सेनिक और सिलिकॉन, ये क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो मेटलॉइड हमारे पास कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो फेमस जो है सबसे ज़्यादा वो है एक सिलिकॉन या सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम, ठीक है जर्मेनियम, और तीसरा है आर्सेनिक। तो ये आर्सेनिक जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो बहुत फेमस हैं, तो ये मेटलॉइड्स हैं। तो यहाँ पर आर्सेनिक हमारा क्या हो जाएगा, मेटलॉइड्स। तो 77 का आंसर हो जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 जो है ये टूटा, और CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्विक लाइम। तो क्विक लाइम में टूट गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। कह रहा है इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है। तो देखो एक कोई भी कंपाउंड अगर टूटता है तो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो 78 का आंसर हो जाएगा ए। देखो 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कह रहा है ये जो चार दिया गया है इनमें से कौन सा बैलेंस है कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, सॉरी इसमें क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इनमें से कौन सा बैलेंस है। ठीक है, इनमें से कौन सा बैलेंस है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर जिंक है 1, इधर जिंक कितना 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर क्या है हमारा सल्फेट 1, भला सल्फर 1, और यहाँ पर क्या है सल्फर 1, और ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। फिर से गिनो, जिंक 1, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ये बैलेंस है। इसको देखते हैं, आयरन यहाँ पर 1 है, आयरन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, ये भी बैलेंस नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 79 का क्या हो जाएगा बी, ये बैलेंस है। तो मुझे लगा यहाँ पर नॉट बैलेंस लिखा है, लेकिन ये क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार देखो मेरे से भी गलती हो गया, आप लोगों से भी गलती हो सकता है,
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। मैंने ये सोचा था कि इसको नॉट बैलेंस लिखा है, तो इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, इसमें बैलेंस खोजना था, मैं खोज रहा था जो बैलेंस नहीं हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन इन इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरियाज का मतलब हो गया जैसे चिमनी वगैरह से धुआं निकलता है, ठीक है, फैक्ट्री में से धुआं निकलता है, तो उनके अंदर जो है वो एसिड रेन बना देता है। एसिड रेन का मतलब होता है जब बारिश होती है ना, पहली बारिश, तो वो एसिड बारिश होता है, मतलब तेजाब वाली बारिश होती है, एसिड रेन कहते हैं उसको। बारिश के बूंदों में क्या होगा, एसिड यानी तेजाब, उसको एसिड रेन कहते हैं। कौन करता है इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, ओजोन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड करता है। तो देखो एस सल्फर डाइऑक्साइड करता है। एस सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है SO2। इसको जब हम पानी के साथ मिलाते हैं ना, तो ये क्या बना देता है, ये बनाता है H2SO3 हाइड्रोजन, ठीक है, ये बना देगा हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO3, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड के वजह से ही क्या होता है, एसिड रेन होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पर इंडस्ट्री होता है, वहाँ पर धुआं वगैरह, यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें जलाई जाती हैं उसके अंदर, तो उसमें से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और पानी की बादल में पानी होता है, तो वहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड उड़ के चला जाता है पानी के साथ रिएक्शन करके, H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड बनाता है ये, इसको कहता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरस एसिड बना देगा, और जब सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा तो वो एसिड है, जब बारिश के साथ मिल चुका है तो वो नीचे जब गिरेगा तो वो पूरा जो है खराब कर देगा। जैसे कि ताजमहल का जो मतलब संगमरमर का जो पत्थर है उसको पीला कर दिया है एसिड रेन ने ही। ठीक है, तो एसिड रेन कौन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी।